हमारा वो चैप्टर 13 में एग्रीकल्चर रह गया, तो ज़रा मैं शुरू करवाता हूँ। मीनवाइल आप थोड़ा सा ना आज ज़रा चैप्टर 22 को पढ़ना है, फिर कल हम तरतीब से चीज़ें शुरू करेंगे। चैप्टर 22 पेज 475। Records. A registered person making a taxable sale shall maintain and keep at his business premises or registered office, in English or Urdu language, the records of purchases, imports and sales. कोई याद आ रहा है? टायर परचेज, इंजन इंपोर्ट, गाड़ी बेची थी, भूलते नहीं है चीज़ें? कोई याद आ रही हैं? टायर खरीदते थे, इंजन इंपोर्ट करते थे, गाड़ी बेचते थे, पता नहीं किन से बातें हो रही हैं। अच्छा, गुड्स परचेज्ड एंड इम्पोर्टेड एंड सेल्स मेड इंक्लूडिंग ज़ीरो रेट, जो आपने मुरलीधरन को गाड़ी एक्सपोर्ट की थी, एंड इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सेल, जो आपने गवर्नमेंट को जो है वो टैंक बेचे थे या आपने बकरे बेचे थे। तो इसका रिकॉर्ड आपने रखना है पाकिस्तान में। इंग्लिश ज़बान में रख लें, उर्दू ज़बान में रख लें, पश्तो में नहीं रख सकते, बरोही में नहीं रख सकते, पंजाबी में नहीं रख सकते। ये जो सेल परचेज है ये आपने खुद भी की हो सकती है या आपके एजेंट ने भी की हो सकती है। एंड रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म, और रिकॉर्ड्स इस तरह रखे जाएंगे दैट इज टैक्स लाइबिलिटी कैन बी रेडीली एसरटेन्ड, कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी आसानी से निकल सके। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स, ये डिटेल आ रही है रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स, सेल्स के रिकॉर्ड में आपने क्या रखना है? डिस्क्रिप्शन, गाड़ी बेची, एक गाड़ी बेची, 30 लाख वाली, सरासिफ को बेची, फलां जगह रहते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, और 5,10,000 उस पर टैक्स लगाया। तो ये सारा रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करना है, किसको गाड़ी बेची, कितने की गाड़ी बेची, उसका क्या नाम था और उसका पता क्या था। आगे, द गुड्स परचेज्ड, टायर आपने खरीदे, क्या खरीदा? टायर। कितने खरीदे? 4। कितने के? लाख रुपए के। किस से? जनरल टायर से। जनरल टायर का एड्रेस क्या है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन परचेज, और 1 लाख के टायरों पे आपने कितना टैक्स पे किया? 17,000। क्या इंपोर्ट किया? इंजन इंपोर्ट किया, कितने किए? 1 किया। क्या वैल्यू थी? 5 लाख, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स, और 5 लाख का 17% कितना बनता है? बाहर के मुल्क में कितनी गाड़ियां बेची? रिकॉर्ड्स ऑफ जीरो रेट सेल एंड एग्जेम्प्ट सेल, और एग्जेम्प्ट सेल आपने कितनी की? डबल एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट, यानी जो अकाउंटिंग की बुक्स में डबल एंट्रीज हो रही होती हैं वो अकाउंट्स भी आपने मेंटेन रखने हैं। चीज़ों के बिल भी संभाल के रखने हैं। डेबिट क्रेडिट नोट हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। बैंक स्टेटमेंट, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंट्री क्या पड़ी हुई है आपके पास, बिजली के बिल भी संभाल के रखें फाइल बना के, सैलरी और लेबर के बिल भी संभाल के रखें, पैसे आने जाने का रिकॉर्ड भी संभाल के रखें, रेंट एग्रीमेंट भी संभाल के रखें, सेल परचेज के एग्रीमेंट भी संभाल के रखें, लीज के एग्रीमेंट भी संभाल के रखें। और जब चीज़ें गेट के अंदर आती हैं तो उनका भी रिकॉर्ड संभाल के रखें, और जब चीज़ें गेट से बाहर जाती हैं उनका भी रिकॉर्ड संभाल के रखें, और जो सामान आपने ट्रांसपोर्ट करवाया उसका भी रिकॉर्ड संभाल के रखें। और अगर आप चाहें तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड्स मेंशन्ड अबव, मेंशन्ड अबव, क्योंकि ये तो नहीं लिख के आएंगे पेपर में। ऊपर वाली चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। एंड सच द रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड, और अगर बोर्ड कोई और चीज़ कहते तो वो भी आप संभाल के रखें। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मोहतरम, तो आपको इन चीज़ों के रिकॉर्ड्स बिजनेस में संभाल के रखने पड़ेंगे। 1A का मतलब बता दें। फेडरल बोर्ड आपको बताएगा कि आपने कितने बैंक अकाउंट रखने हैं,
क्योंकि बैंक अकाउंट कम से कम होंगे तो ऑडिट करना आसान होगा। द फेडरल बोर्ड में रिक्वायर अ रजिस्टर्ड पर्सन टू यूज ओनली सच नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड। जितने बैंक अकाउंट्स रखने हैं वो बोर्ड बताएगा। एंड द पर्सन विल ओनली यूज दीज अकाउंट्स, फिर आप इन्हीं अकाउंट्स को यूज़ करेंगे। यहीं से आप टायर खरीदेंगे, यहीं से आप सरासे से पैसे वसूल करेंगे और इन्हीं अकाउंट से आप टैक्स पे करेंगे ताकि रिकॉर्ड रहे। एंड द बोर्ड में स्पेसिफाई टू कीप अदर रिकॉर्ड्स, ये तो रेपिटेशन है, पॉइंट एफ में भी ये लिखा हुआ था, FO2 एक ही बात है। बोर्ड अगर कहे तो कोई और रिकॉर्ड भी रखने पड़ सकते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक फिस्कल कैश रजिस्टर आपको चैप्टर 6 में दिखाया गया था। या कोई ऐसी मशीन भी हो सकती है जिसमें से कैश की रसीदें निकलें। अभी मैं आपके बारे में सोच रहा था, आप नहीं आए, बड़ी मेहरबानी। किस इलाके से आए हैं? सरगोदा से। वो वीडियो आपने बनाई थी कॉलेज के बाहर खड़े होकर, कुर्बानी की गोश्त वाली? और खैरियत से पहुंच गए? लेट क्यों हो गए? मियाँ वाली रुक गए थे? सर रिक्शा नहीं मिलता, मार्जिन रख के निकला करो। और खैरियत से हो? सब अच्छा गुजर गया? रिवीजन होगी पिछले सिलेबस की सारे माशाल्लाह? भाई जाना रिवीजन होगी पिछले सिलेबस की? अच्छा जी, पॉइंट 2 है, द बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर एनी पर्सन टू यूज इलेक्ट्रॉनिक फिस्कल कैश रजिस्टर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। पॉइंट 3, ऐसा भी हो सकता है बोर्ड विल प्रेस्क्राइब अ प्रोसीजर और अ सॉफ्टवेयर। बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगा प्रोसीजर या सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ये जो सॉफ्टवेयर होगा फिर आप इसको यूज़ करेंगे फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न के लिए भी और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी होगी और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें फिर मेंटेन करेंगे उस सॉफ्टवेयर में और फाइल भी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। या तो बोर्ड इसका कोई तरीका बता सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसी के अंदर बोर्ड कोई तरीका बना के दे दें। अगर बोर्ड तरीका नहीं बना के देगा तो फिर कोई सॉफ्टवेयर हमें ख़रीदना पड़ेगा जो बोर्ड कहेगा। द बोर्ड में अप्रूव द सॉफ्टवेयर, फिर इस सॉफ्टवेयर को बोर्ड अप्रूव करेगा कि यही सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। पॉइंट 4 का मतलब बता दें। कॉस्ट का रिकॉर्ड तो इधर आ जाएगा ना, ये जो लिखा हुआ है नीचे लेबर वगैरह नहीं लिखा हुआ कहीं, वो इसमें आ जाएगा। अच्छा भाई, जो कंपनीज है ना उन्होंने सालाना अकाउंट्स भी जमा करवाने हैं। अकाउंट्स क्या होते हैं? P&L और बैलेंस शीट। ऐसा बंदा हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर कंपनी लॉ, तो फिर तो ये कंपनीज ही होंगी ना। ऐसा बंदा हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर कंपनी लॉ, ऐसा बंदा जिसका कंपनी लॉ में ऑडिट होता है, वो कौन होगा? वो कंपनीज होंगी। शेल सबमिट अ कॉपी ऑफ सालाना अकाउंट्स, ये सालाना अकाउंट्स की कॉपी भी जमा करवाएंगे अलॉन्ग विद अ सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर सर्टिफाइंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। और ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा जिसमें सर्टिफाई किया जाएगा टैक्स पे कर दिया गया। आ जनरल टायर, बस हम ये 23 पढ़ के ना और 24 पढ़ के क्लोज करें, फिर हम एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेंगे। उसको न्यूमेरिकल भी करना है एक।
तो अच्छा ये याद कर लें यार, ये आसान आसान सी बातें हैं। रिकॉर्ड्स कहाँ रखने हैं? बिजनेस प्रेमिसेस में या रजिस्टर्ड ऑफिस में? किस ज़बान में? इंग्लिश में या उर्दू में? किस किस चीज़ के रिकॉर्ड्स? तो जब आप याद करें हो ना, तो फिर इस तरह अपने से ना सवाल पूछा करें, कहाँ, किस ज़बान में, किस किस के रिकॉर्ड्स। तो इस तरह कोई सवाल बना लिया करें ताकि जल्दी। तो कहाँ रखने हैं? बिजनेस प्रेमिसेस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, किस ज़बान में, इंग्लिश या उर्दू में, और किस किस चीज़ के रिकॉर्ड, परचेज के, इंपोर्ट के और सेल के। आप करें या आपका एजेंट करें। और नीचे देख लें, सेल का रिकॉर्ड रखना है आपने, परचेज का रिकॉर्ड रखना है, अंडरलाइन किया हुआ है सारा मैंने, इंपोर्ट्स का रिकॉर्ड रखना है, जीरो रेट सेल का रिकॉर्ड रखना है, सेल्स टैक्स अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना है, और गेट पास इनवर्ड आउटवर्ड का रिकॉर्ड रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी हो सकते हैं रिकॉर्ड्स का। तो बस याद हो गया सारा। और बोर्ड नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स बता सकते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर भी रखना पड़ सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर भी इसकी जगह रखना पड़ सकता है। और कंपनी ने सालाना अकाउंट्स जमा कराने हैं। टैक्स इनवॉइस होता है बिल। अ जनरल टायर मेकिंग अ टैक्सेबल सेल shall issue a serially numbered invoice at the time of sale showing following particulars in English or Urdu. Number 1, name and destination number of जनरल टायर, अपना नाम, अपना पता, अपना रजिस्टर नंबर, सेल्स टैक्स वाला। नेम एंड destination नंबर ऑफ बायर, होंडा। जनरल टायर अगर होंडा को टायर बेचते हैं तो होंडा का भी नाम पता होना चाहिए जनरल टायर को, होंडा का पता भी पता होना चाहिए, और होंडा का रजिस्टर नंबर भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर एक बुरा बंदा चीज खरीदने आया तो ऐसी सूरत में उसका आप एनआईसी नंबर मांगो। एनआईसी नंबर नहीं है, एनआईसी नंबर तो होना चाहिए, एनआईसी फिलहाल उसके पास अभी नहीं बता रहा, तो उसका नेशनल टैक्स नंबर मांग लो, यानी जो इनकम टैक्स जमा करवाता है। तो एनटीएन इसके पास होता है, इसके पास सेल्स टैक्स वाला रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। एक ऐसा बंदा जो कि सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है, इसके पास इसका एनआईसी तो जरूर होगा, क्योंकि बालिग 18 साल से ऊपर का हो गया होगा, एनआईसी तो होगा इसके पास, या इसके पास नेशनल टैक्स नंबर होगा, टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला। लेकिन अनरजिस्टर्ड क्यों है? क्योंकि इसके पास सेल्स टैक्स वाला रजिस्टर्ड नंबर नहीं है। तो अगर जनरल टायर वाले किसी बुरे बच्चे को चीजें बेचें तो उससे उसका क्या पूछें? एनआईसी। या क्या पूछें? ये रिक्वायरमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है दोज हु आर अनरजिस्टर्ड, बट इफ दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो फिर उनका एनआईसी और एनटीएन पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनका सेल्स टैक्स का रजिस्टर नंबर पूछ रहे हैं, वही काफी है। तो फिर उनका एनआईसी वगैरह पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइन ना एंड वाली बिल्कुल अलग है। ऐसे बंदों का एनआईसी और एनटीएन भी चाहिए जो क्या है? अनरजिस्टर्ड। तो भाइयों जी हमारी डिस्कशन चल रही है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नादरा वाला या इनकम टैक्स वाला नेशनल टैक्स नंबर अनरजिस्टर्ड बंदे का चाहिए या नहीं चाहिए। एनआईसी ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। अगर कोई मैन्युफैक्चरर चीजें बेच रहा है, होलसेलर चीजें बेच रहा है, डीलर चीजें बेच रहा है और इंपोर्टर चीजें बेच रहा है, तो उसके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए जो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर उसको एनआईसी चाहिए। अगर कोई सेलर कई किस्म के हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, इंपोर्टर, या ऐसा भी हो सकता है सेलर कोई रिटेलर हो। रिटेलर की सेल 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है और रिटेलर की सेल 1 लाख से कम भी हो सकती है। जिस रिटेलर की सेल 1 लाख से कम है, अगर वो सेल कर रहे हैं अदर देन जनरल पब्लिक, मुझे आपको नहीं, अदर देन जनरल पब्लिक, क्या रिटेलर को बेच सकता है चीजें? रिटेलर को कई दफा ऐसा होता है, दुकानदार कहते हैं सामने वाले दुकानदार से, यार मेरे पास सामान नहीं आया सुबह से, आप जरा सामान मुझे बेच दो। रिटेलर को भी चीजें बेचते हैं। कई दफा रिटेलर के पास इतना सामान पड़ा होता है कि होलसेलर उसके पास आ जाता है, यार ये 50 बिस्किट के डब्बे मुझे पैक करके दे दो जरा, मैंने अपनी दुकान पे आगे जाके लोगों को बेचने हैं। तो कोई रिटेलर बड़े होते हैं, उनसे होलसेलर भी आगे चीजें खरीद लेते हैं। तो रिटेलर ऐसे लोगों को चीजें बेचते हैं जो अदर देन जनरल पब्लिक हैं।
और रिटेलर ऐसे लोगों को भी चीजें बेचते हैं जो मैं और आप हैं। वी आर जनरल पब्लिक टू जनरल पब्लिक। अब अगर रिटेलर मुझे आपको चीजें बेचे और चीज लाख से सस्ती हो, मिसाल के तौर पे मैं और आप हीटर खरीदने चले गए 15,000 वाला, तो ऐसी सूरत में रिटेलर को हमारा एनआईसी वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिटेलर किसी को लाख से ऊपर की चीज बेचे, वो चाहे जनरल पब्लिक हो चाहे अदर देन जनरल पब्लिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटेलर जिस बंदे को भी लाख से ऊपर की चीज बेचेगा, रिटेलर को चाहिए कि अगर वो अनरजिस्टर्ड बंदा है तो उससे क्या मांगे, एनआईसी या एनटीएन। तो यस, नो। अब आखिरी दफा देख लें, मैन्युफैक्चरर कोई चीजें बेचे, होलसेलर चीजें बेचे, डीलर चीजें बेचे, इंपोर्टर चीजें बेचे, और आगे खरीदने वाला कौन हो, बोले 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 बोले, तो फिर ऐसी सूरत में उसका रजिस्टर्ड नंबर तो है नहीं, तो उससे क्या मांगे उसका। रिटेलर अगर चीजें बेचे लाख रुपए से महंगी, आगे जो मर्जी हो खरीदने वाला, लेकिन अनरजिस्टर्ड हो, यानी अनरजिस्टर्ड बंदा हो, तो ऐसी सूरत में भी क्या मांगे। रिटेलर लाख से कम की चीजें बेचे अदर देन जनरल पब्लिक, यानी रिटेलर को बेचे, रिटेलर मैन्युफैक्चरर तो छोड़ो, रिटेलर होलसेलर को बेच दे चीजें, तो ऐसी सूरत में उससे भी क्या मांगे। लेकिन अगर रिटेलर मुझे आपको चीजें बेचे और लाख से सस्ती हो, फिर हमसे एनआईसी मांगने की जरूरत नहीं। कोई 20, 30, 25,000, 40,000 की चीज हम दुकान से जाके ले लें तो रिटेलर हमसे एनआईसी ना मांगे, कोई मसला नहीं। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, बायर है सेलर है, बायर, एक्सेलेंट। ये नीचे वाले सेलर हैं सारे। ये सेलर है ना, इसलिए मैंने सेल बाय का लफ्ज लिख दिया, सेल बाय। ये सेलर है और ये बायर है। लेकिन अगर आप दुकान के ऊपर 1.5 लाख का एसी खरीदने चले गए तो दुकानदार फिर आपसे क्या मांगेगा। अगर नहीं मांग रहा तो उसका अपना कसूर है, हमें नहीं पता क्यों नहीं मांग रहा, लेकिन उसे मांगना चाहिए आपसे, क्योंकि आप इतनी महंगी चीज खरीद रहे हैं तो हुकूमत को पता होना चाहिए कौन खरीदने आया था। जरा बाहर जाओ। हाँ, वो सेक्शन 8 में हम पढ़ेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने वैसे पढ़ाई की, हाथ खड़ा करें जरा। एक्सेलेंट। ईद वाले दिन 4, 5, 6 घंटे कितने लोगों ने पढ़ा, हाथ खड़ा करें। 1, 2, 3, 4, 5। 3 दिन बुक को हाथ भी नहीं लगाया, वो हजरात हाथ खड़ा करें। 1, 2, 3, 4, 5। बोल्ड सीएंस। रास्ते में रोड़े हैं, सो डोंट बी सिली। अभी से पढ़ने लग जाए, अभी भी शायद वक्त है। ओके, जनरल कंज्यूमर, जनरल पब्लिक, मैं और आप लोग। ओके, एक्सेप्ट यानी एक जगह एनएसी नहीं चाहिए। एक्सेप्ट सेल मेड बाय अ रिटेलर,
जब रिटेलर सेल करो तब एनएससी ना मांगे। वेयर द ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स डज नॉट एक्सीड 1 लाख। ये जो लाख रुपए सेल्स टैक्स निकाल के या लाख रुपए सेल्स टैक्स डाल के, सेल्स टैक्स डाल के लाख रुपए, यानी मिसाल के तौर पे कोई 70,000 की चीज़ है, उस पर 7-8 हज़ार सेल्स टैक्स है मिसाल के तौर पे, तो 78,000 इज लेस देन 1 लाख। तो एक्सक्लूडिंग सेल मेड बाय रिटेलर वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स डज नॉट एक्सीड लाख रुपया। इफ सेल इज मेड टू ऑर्डिनरी, सेल मेड बाय रिटेलर इफ सेल इज मेड टू ऑर्डिनरी कंज्यूमर। तो ऐसी सूरत में किसकी जरूरत नहीं है? एनआईसी की। जनरल कंज्यूमर क्या होता है? जनरल कंज्यूमर क्या होता है? जनरल कंज्यूमर वो होता है जो एक काम करे और 2 काम ना करे। क्या काम करे? उस चीज को घर जाके इस्तेमाल कर ले, और क्या काम ना करे, इसको आगे सेल ना करे, ये इसकी प्रोसेसिंग करके आगे कोई चीज बनाए ना, ये जनरल कंज्यूमर होता है। जनरल कंज्यूमर वो होते हैं जो एक काम करे और 2 काम ना करे, ये काम करे और ये 2 काम ना करे, ये जनरल कंज्यूमर होता है, मैं और आप। ऑर्डिनरी कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु इज बाइंग गुड्स फॉर हिज, ये काम करे, एंड नॉट फॉर रीसेल और प्रोसेसिंग, वो 2 काम नहीं करेगा ये। अच्छा जी, बिल पे इसके अलावा क्या होता है? अच्छा, जब ओरिजिनली लॉ आया था ना, ओरिजिनली तो उसमें सिर्फ ये वाली बातें थी। बाद में वक्त गुजरने के साथ ये वाला पॉइंट ऐड हुआ और ये वाला पॉइंट ऐड हुआ। अच्छा, पहले मैं ज़रा ओरिजिनल लॉ को आपको समझा देता हूँ। पुराना जो लॉ था बड़ा आसान सा था। सेलर, जनरल टायर तुम अपना नाम पता बता दो, होंडा तुम अपना नाम पता बता दो, रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो, बिल पे लिखा जाएगा। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, किस दिन सेल हुई, डिस्क्रिप्शन, टायर बेचे, एंड क्वांटिटी, कितने बेचे ऑफ गुड्स। लाख रुपए के टायर हैं, 17,000 रुपये उस पर सेल्स टैक्स है, और 1,17,000, यानी बिल पे तीनों चीज़ें लिखी होनी चाहिए। क्या क्या? 100 भी, 17 भी और 117 भी। ये ओरिजिनल लॉ था। अब इसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई है, वो देख लेते हैं क्या है। ये नई चीज़ है बिल्कुल। टेक्सटाइल वालों में यान और फैब्रिक कोई चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग काउंट फॉर टेक्सटाइल यान या टेक्सटाइल फैब्रिक। टेक्सटाइल यान या फैब्रिक में आपने काउंट भी बताना है, यानी कितने थान हैं। तो लफ्ज़ सुने, थान जैसे कपड़े के थान होते हैं, कितने थान हैं या क्या चीज़ें हैं। डिनायर, डिनायर ना जाके डिक्शनरी में देख लीजिएगा, इनकी एक क्वालिटी होती है, आला क्वालिटी, अदना क्वालिटी, दरमियानी क्वालिटी, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं चीज़ों की। तो डिनायर से मुराद इनकी क्वालिटी है। और कंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें वगैरह आपकी, वो आपने ओन की हुई हैं, रेंट पे दी हुई हैं क्या, ये कुछ इस किस्म की चीज़ है, कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये 3 चीज़ें हैं यान या फैब्रिक के लिए, काउंट, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन, फॉर टेक्सटाइल यान एंड टेक्सटाइल फैब्रिक। तो ये भी आपने बिल पे बतानी है। ये 3 कर लें इसको। 1 काउंट बताने, डिनायर बताने और कंस्ट्रक्शन टाइप बतानी है फॉर नंबर ए यान एंड नंबर बी फैब्रिक। वरना पहले बड़ा आसान था, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। द बोर्ड में स्पेसिफाई मॉडिफाइड इनवॉइसेस, यानी ABCDFG के अलावा कोई नया पॉइंट डाल दे, HI फॉर। अगले पॉइंट का मतलब क्या है? फॉर अ सेल ओनली 1 इनवॉइस शैल बी इशूड। अब मतलब बता दें, अगर एक सेल हुई है तो कितने बिल बनेंगे उसके? 1। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना,
ये वाला, तो ये इसी की कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। अब जरा पढ़ के मतलब बता दें। अगर इन लोगों ने, इन्होंने तो मांगने ही नहीं ना, अगर इन लोगों ने एनआईसी मांगा और बायर ने एनआईसी दे दिया, लेकिन बाद में पता चला एनआईसी में गड़बड़ थी, तो ये लोग साबित कर दें कि हमने तो गुड फेथ में एनआईसी लिया, हमें तो नहीं पता था ये बंदा हमारे साथ क्या कर रहा है, तो फिर इन लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी। इन लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि सज़ा किसको दी जाएगी? जिसने एनआईसी गलत जमा कराया, उसी का कसूर होगा। ठीक है, जैसे आई कैप के हमारी नज़र में तो आप ही की तस्वीर है, शायद आपने अपनी तस्वीर भेजी हो, हमने कुछ चेक तो नहीं किया कि ये आपकी तस्वीर है या नहीं, बाद में साबित हो जाए आपकी तस्वीर नहीं है, तो फिर आप ही को पकड़ा जाएगा। आई कैप का क्या कसूर है? फर्दर इफ इट इज सब्सिक्वेंटली प्रूव दैट एनआईसी प्रोवाइडेड बाय बायर वाज नॉट करेक्ट, कि बायर ने जो एनआईसी दिया वो करेक्ट नहीं है, तो लाइबिलिटी ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी शैल नॉट अराइज अगेंस्ट द सेलर। तो सेलर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन एक चीज साबित करेंगे आप, इन केस ऑफ अ सेल मेड इन गुड फेथ, मैंने गुड फेथ में किया है। गुड फेथ का ऑपोजिट क्या होता है? मिसलीड करना या इंटेंशनली जो है वो घुल मिल के टैक्स बचाने की कोशिश करना, वो फिर और बात है। लेकिन अगर आपने गुड फेथ में चीज़ें बेचती हैं, तो अब आप क्या एनआईसी तो नहीं चेक कर सकते नादरा जाके हर बंदे का, तो सज़ा इनको नहीं दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी बायर को। फर्दर अगर बाद में पता चला कि एनआईसी बायर ने गलत दिया है, तो टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी या कोई भी पेनल्टी पे करनी हो वो सेलर पे नहीं करेगा, बल्कि कौन पे करेगा? बायर। तो ज़रा उर्दू में लिख लें ये लाइन, कुछ को घर में समझ नहीं आती। अगर एनआईसी बायर ने गलत दिया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर एनआईसी बायर ने गलत दिया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। करना नहीं जाहिर सी बात है, आप बताएं, मुझे क्या पता था। अच्छा, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू एन इनवॉइस। अब मैंने आपको बताया था बकरा बेचना एग्जेम्प्ट सेल है। अब जब बकरा बेचा जा रहा हो तो आप उसे कहें भाईजान तू अपना नाम बता, पता बता, मैं अपना नाम बताता हूँ, पता बताता हूँ, डेट बता, कितने बकरे हो गए, 4 हो गए, धुंधे हैं या नॉन धुंधे हैं, क्वांटिटी क्वालिटी, इसके बाद बता कितने गए। नहीं नहीं, ये चीज़ें ना करें ना आप, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है। तो किस बंदे ने इनवॉइस इशू करनी है? जो एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है या जो टैक्सेबल सेल कर रहा है? और टैक्सेबल सेल करने वाले ने अपने आप को क्या कराया होगा? रजिस्टर कराया होगा। तो ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड इशू एन इनवॉइस, रजिस्टर्ड बंदा इनवॉइस इशू करेगा, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगली लाइन तो आसान सी है, बता दें क्या मतलब है इसका। A registered person making a taxable sale, जनरल टायर क्या है? रजिस्टर्ड है। मेकिंग अ टैक्सेबल सेल मे इशू इनवॉइस टू होंडा इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन होंडा कैनॉट मेक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस टू सरासिफ। व्हाई? बिकॉज होंडा इज रजिस्टर्ड बट सरासिफ इज नॉट रजिस्टर्ड। बट इफ बोथ आर रजिस्टर्ड देन यू कैन इवन सेल इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कोई ज्यादा इंकरेज नहीं की गई, लेकिन अगर आप दोनों रजिस्टर्ड हैं, जनरल टायर भी रजिस्टर्ड है, होंडा भी रजिस्टर्ड, तो जनरल टायर फिर होंडा को जो इनवॉइस दे दे वो कैसे दे दे? इलेक्ट्रॉनिकली। फिर उसकी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सरासी को आप इनवॉइस दें तो प्रॉपर हार्ड कॉपी बना के दें, क्योंकि सरासी इज नॉट रजिस्टर्ड। वो उसकी मिसाल ये बनेगी कि आ होंडा मेकिंग अ टैक्सेबल सेल
कैन नॉट इश्यू इनवॉइस टू सरासिफ। वाई? बिकॉज सरासिफ रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये ना लफ्ज दोनों जगह रजिस्टर्ड है। अ रजिस्टर्ड पर्सन, जनरल टायर, मेकिंग अ सेल मे इश्यू इनवॉइस टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली एंड टू द बोर्ड एज वेल एज टू द कमिश्नर। तो बहुत हो गई है जो घर बैठे लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पे, खुदा के लिए घर आ जाएं। पता नहीं पता चले सुबह फजर के बाद ले रहे हूँ कल ये लेक्चर। बहरहाल जो भी है तशरीफ़ ले आएँ, आपका इंतज़ार हो रहा है, कुर्सियाँ तरस गई हैं। पॉइंट 3, लेकिन एक आपने कॉपी भेजनी है, ओरिजिनल कॉपी आप इनवॉइस की भेजेंगे उसको होंडा को, और एक कॉपी बोर्ड को भेजेंगे और साथ एक कॉपी कमिश्नर को भेज देंगे। जैसे ईमेल में नहीं लिखा होता सीसी, ये मिर्चें नहीं लग रही होती जीमेल वालों को सीसी, तो कार्बन कॉपी आप इसकी भेज रहे होते हैं। ये बीसीसी क्या होता है? कभी देखे लिखा हुआ ईमेल में बीसीसी, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, उसको तो पता चल जाएगा जिसको भेजोगे। अच्छा, उसको ये नहीं शायद पता चलता कि बाकियों को किस किस को भेजिए। छोड़ो परे, ईमेल्स की साइट पे हम चलेंगे। तो एक एक कॉपी किसको भेजनी है? बोर्ड को, और दूसरी कमिश्नर। ये हमने पढ़ लिया हुआ है इनकम टैक्स में। रिकॉर्ड्स कितने अरसे तक रिटेन करने हैं, लेकिन अगर केस कोर्ट में चला जाए 6 साल के बाद भी रिकॉर्ड संभालने हैं। कब तक? जब तक केस का फैसला ना आ जाए। तो अगर मार्च 2020 का साल है तो इसके रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने हैं? 31 मार्च 2026 तक, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मंथ होता है, यहाँ पे ईयर नहीं होता। और अगर दिसंबर है, दिसंबर 2020, तो दिसंबर 2026 तक फिर आपने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। अ पर्सन शैल रिटेन रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ टू विच दे रिलेट। तो मंथ का एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो उसके बाद 6 साल गिन लें, 31 मार्च 2026, और टिल द फाइनल डिसीजन। और अगर केस कोर्ट में चला जाए तो जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। कोर्ट में जो केस जाता है, कभी असेस होता है, कभी आप अपील करते हैं, कभी मसला हल नहीं हो रहा होता तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कोई कमेटी बनवाते हैं। असेसमेंट पे हमारे 3 दिन लगेंगे, अपील्स पे हमारे 4 दिन लगेंगे अभी, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी पे भी हमारा 1 दिन लगेगा। ये चीज़ें हमने चैप्टर 15 में पढ़नी है। वो चैप्टर इनकम टैक्स का है, बहरहाल वहाँ पढ़नी है। ठीक है जी, ओवर, वो निकाल लें। अच्छा, इसको याद कर लें इसी तरह। ये वाला तो हमने कर लिया था। इसमें था बिजनेस प्रेमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस, एक ही बात है, इंग्लिश या उर्दू, परचेज, इंपोर्ट और सेल का रिकॉर्ड। लेकिन अगर डिटेल में जाएं तो सेल का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड, इंपोर्ट का रिकॉर्ड, जीरो रेट सेल और एग्जाम सेल का रिकॉर्ड, सेल्स टैक्स के अकाउंट्स, और कुछ 5-6 चीज़ें और लिखी हुई हैं, गेट इनवर्ड आउटवर्ड और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर बता सकते हैं, वरना कोई सॉफ्टवेयर बता सकते हैं। और कंपनी होगी तो साल में क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने टैक्स जमा करवा दिया। बिल के ऊपर क्या क्या आएगा? सेलर का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल की डेट आएगी, डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी आएगी, 100, 17 और 117। और जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं लॉ में, अगर अनरजिस्टर्ड बायर है तो उसका NIC वो वगैरह मांगे, लेकिन रिटेलर ने 1 लाख से कम वाली सेल में जनरल पब्लिक को बेच रहा हो तो नहीं मांगना, और कोई जान वाली चीज़ थी। और इसके अलावा अगर CNIC उसने गलत दे दिया तो हमारा कोई कसूर नहीं है, जिसने दिया उसका कसूर है। और एक बिल के अगेंस्ट, एक सेल के अगेंस्ट एक बिल इशू होगा, और ओनली रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू इनवॉइस, और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भी जा सकती है। और रिकॉर्ड 6 साल तक संभाल के रखने हैं। 15 मिनट घर में लगाइएगा, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, ये 6 से 8 नंबर का सवाल आता है जो हमने पढ़ा है, इसमें से अक्सर आया होता है कि रिकॉर्ड्स कौन कौन से रखने हैं, ABCDE, 6-7 नंबर का आता है सवाल, अक्सर ही आया होता है साल डेढ़ बाद। अच्छा जी, हमारा एक सेक्शन रह गया सर। सेक्शन छोड़े, हमारा तो लेक्चर का पार्ट B रहता है जुमे वाले का। कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जिसके लेक्चर का पार्ट B रहता है जुमे वाले लेक्चर का? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितने लोगों ने ले लिया है लेक्चर का पार्ट B जुमे वाले का? अच्छा, तो ये बाकी सबका रहता है, इसका मतलब तो हाथ की नहीं खड़े किया। मैंने आपको क्या कहना है, आजकल कहने कोने का ज़माना नहीं रहा, अंदर से ही जज्बा जागता है बच्चों के।
पॉइंट 1 पढ़ के ना साथ वाले को समझा दें। चैप्टर 13 पेज 284 जी, समझा दिया। एग्रीकल्चरल इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ पर्सन। भी पहले रेवेन्यू समझ लें। ये है जी लैंड, ये उसके ऊपर लहलहाते खेत, और ये उसके ऊपर आम लगे हुए हैं, नीचे भी गिरे हुए हैं कुछ। तो अब आप ये जो आम बाजार में जाके बेचेंगे, इट इज़ योर रेवेन्यू। अगर 2 शर्तें आप पूरी कर दें तो ये एग्जाम्प्ट है। पहली शर्त, ये लैंड पाकिस्तान में होने चाहिए, लैंड पाकिस्तान में होनी चाहिए। दूसरी, आम अनवर राठौर होना चाहिए नहीं, दूसरी शर्त यह है कि आपने मेहनत की हो। ये खुद ब खुद जो जड़ी बूटियां कई उगाती हैं जंगलों में और लोग उतार के बेचते हैं, वो एग्जाम्प्ट नहीं है। आपने मेहनत की हो, आपने ज़मीन पे मेहनत की हो। ये 2 शर्तें अगर पूरी हो जाए, मेहनत का क्या मतलब है? आप बीज बोएंगे, पानी डालेंगे, सुंडी मार स्प्रे करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद जो फसल निकलेगी वो आपकी एग्जाम्प्ट है। 2 शर्तें हैं। एनी रेवेन्यू रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम अ लैंड इन पाकिस्तान, पहली शर्त यह है लैंड पाकिस्तान में हो, और दूसरी शर्त यह है कि आप उस पर मेहनत करें। एग्रीकल्चरल पर्पस का मतलब है मेहनत करें, बीज बोएं, काश्तकारी करें, सब कुछ करें। ये नहीं कि खुद ब खुद कोई चीज़ जो है वो निकल आए, सड़कों पे आपको लगी हुई नज़र आए, आप जा रहे हो रास्ते में, नहर पे दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ से पत्ते उतार रहे हो और आगे बेच रहे हो और कह रहे हो यानी वो ख़रीदने वाले भी मिल जाए, तो वो फिर एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि आपने कोई मेहनत नहीं की उस पर। अच्छा, 2010, 2011 और 2012 में तो आप रेवेन्यू कमाते रहे, लेकिन इसके बाद जब आपकी सवानी उम्री लिखी जाएगी जाने के बाद, तो उसमें लिखा जाएगा कि आप आला तालीम हासिल करने के लिए मॉडल टाउन तशरीफ़ ले आए थे। तो अब आपने सोचा कि मैं रेवेन्यू कैसे कमाऊं, मैं एक हूं, मैं उधर जाके काश्तकारी करूं, फसलें संभालूं, या मैं इधर जाके अपनी किताबें संभालूं, टैक्स की और FAR 2 की और FAR 1 की। अब आप सोच में पड़ गए। तो आपने सोचा मैं रेवेन्यू नहीं कमाता, बल्कि मैं क्या कमा लेता हूं? रेंट। तो रेंट में क्या होगा? अब आप इधर बैठे होंगे, अपनी ज़मीन किसी को दे आएंगे, वो आपको हर साल उसका क्या भेज रहा होगा? रेंट। अब आपको मैंगोज़ नहीं मिलेंगे, अब आपको सिर्फ ज़मीन का क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ये रेंट भी माफ़ है अगर 2 शर्तें पूरी हो रही हो। लैंड आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी तो अपनी है ना, अगले बंदे ने किराए पे ली हुई है, पाकिस्तान में होनी चाहिए, सॉरी, लैंड पाकिस्तान में होनी चाहिए, और लैंड जिस बंदे को आप दे के आए हैं वो उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करे। ऐसा ना हो उसने जो है वो झूले खरीद के गांव में बच्चों को झूले दे रहा हो, तो वो लैंड को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करे? फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब आपको रेवेन्यू आ रहा होगा या रेंट आ रहा होगा? तो ये रेंट भी आपका माफ़ है अगर 2 शर्तें पूरी हो जाए, लैंड पाकिस्तान में हो और किस मकसद के लिए यूज़ हो? एग्रीकल्चर के लिए। पॉइंट बी इज़ रेपिटेशन, ये पॉइंट बी के 1 में वही लिखा हुआ है जो ए में है। एनी इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम अ लैंड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर। ओके, ये अखरोट है, फील करें, ये क्या है? अखरोट है। अखरोट के गिर्द एक सब्ज़ रंग का खोल चढ़ा होता है हर अखरोट के गिर्द। ये नहीं कि एक खोल होता है उसमें 10 अखरोट होते हैं, हर अखरोट के गिर्द सब्ज़ रंग का खोल चढ़ा होता है, और फिर ये जाके जो है वो जुड़ा होता है दरख्त की शाख के साथ। ये बात कितने लोगों के नॉलेज में है? कितने लोगों को आज पता चली? अच्छा, तो दरख्त के साथ जो अखरोट लगे होते हैं वो एक सब्ज़ कलर के खोल में होते हैं, और आप कभी सरहद के किसी इलाकों में जाएं तो वहाँ पे आपको जो रेडी वाला होगा
उसने 100-200 अखरोट रखे होते हैं, 2-3 ये भी ऊपर बरकत के तौर पे रखे होते हैं ताकि आपको लगे बागों के अखरोट ताज़ा ताज़ा उतरे हैं। तो ये जो खोल है ये उतारा जाता है और फिर चीज़ कहाँ लेके जाई जाती है? मार्केट में लेके जाई जाती है। ये उतारे बगैर मार्केट में चीज़ नहीं लेके जाई जाती। तो इस होल के उतारने को कहते हैं प्रोसेस परफॉर्म्ड फॉर टेकिंग प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या है? अखरोट। फॉर टेकिंग प्रोड्यूस टू मार्केट, प्रोसेस परफॉर्म्ड फॉर टेकिंग प्रोड्यूस टू मार्केट। इसको अब आपने उतार दिया खोल को। ये जो खोल को उतारना है, इट इज अ प्रोसेस परफॉर्म्ड फॉर टेकिंग प्रोड्यूस टू मार्केट। ये प्रोसेस ऐसा था जिसने इस अखरोट को इस काबिल कर दिया कि अखरोट को अब कहां लेके जाया जा सके? मार्केट में लेके जाया जा सके। प्रोसेस परफॉर्म्ड फॉर टेकिंग प्रोड्यूस टू मार्केट। प्रोसेस ऐसा परफॉर्म किया जिसे फसल इस काबिल हो गई कि कहां जा सके? बाजार में जा सके। अब सवाल यह है कि आपने 50 मन अखरोट काश्त हुए आपके। ये जो 50 मन अखरोट निकले हैं, इन 50 मन में 40 किलो होता है ना, तो 50 मन तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, ट्रकों पे लोड हो रही होगी। तो 50 मन जो आपके अखरोट निकले, ये 50 मन अखरोट आपने ग्रीन कलर का खोल किसी को पैसे देके उतरवाना है। अब आप ओनर हैं, आपने 50 मन के अखरोट देखे और उस पर सब्ज रंग के खोल देखे, आपकी तो जान निकल गई। आपने कहा मैं ये सब्ज खोल कहां से उतारता फिरूं? इस काम के लिए आप रखेंगे बंदे। जिन बंदों को आपने रखा उनको कहा जाएगा सर्विस प्रोवाइडर। क्या कहा जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर। वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर्विस क्या होगी? खोल उतार के देने वाली सर्विस। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इन द एंड आपसे कुछ ना कुछ पैसे मांगेंगे। आपने अगर इनको पैसे दे दिए तो वो जो 2-3 लड़के थे गांव के जिनको आपने तैयार किया था कि महीना लगा के मुझे 50 मन के खोल उतार दो, और वो 10-10 घंटे ड्यूटी करते रहते थे बेचारे, तो उनको अगर एंड पे आपने पैसे दे दिए तो वो मारे जाएंगे। उनको जो पैसे मिलेंगे वो इनकम टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपने उनको पैसे ना दिए, बल्कि आपने कहा 50 मन में से 4 मन 3 मन तुम रख लो, बाकी 47 मन जो है वो मुझे दे दो, तो फिर आपने उनको उनके काम के बदले पैसे नहीं दिए, आपने इन काइंड बेनिफिट दिए। ऐसी सूरत में जो उनको बेनिफिट मिलेगा डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और उनकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम की एम्बिट में फॉल करेगी एंड उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आपने उनको पैसे नहीं देने, आपने उनको उनके काम का जो किराया है वो इन काइंड देना है। आपने उनको उनके काम का किराया इन कैश नहीं देना, बल्कि किस फॉर्म में देना है? इन द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर को ब्रैकेट में ले लें, ऐसे कंफ्यूज करेगा, इसको घर में ज्यादा लिफ्ट भी ना कराइएगा। द परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड कौन है? He is a service provider. He is a service provider who उतार खोल। ये पॉइंट 2 जो है ना, बस बच्चों को याद करने में थोड़ा टफ टाइम मिलता है घर में, बाकी पॉइंट तो सारे आसान है। इसके पॉइंट 2 जो है ना, याद करने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो बाया कल्टीवेटर को ज़रा इग्नोर करके, बात बड़ी सादा सी है। द परफॉर्मेंस बाय सर्विस प्रोवाइडर ऑफ अ प्रोसेस परफॉर्म फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू मार्केट। अब जरा फाइनल टच देखें। इनकम रिसीव्ड
फ्रॉम द परफॉर्मेंस बाय सर्विस प्रोवाइडर ऑफ अ प्रोसेस which is necessary for taking the produce to market. The income received from the performance by receiver of rent in kind. Receiver of rent in kind कौन है? सर्विस प्रोवाइडर. इसने कौन सा प्रोसेस परफॉर्म किया? खोल उतारने वाला. ये इसने सर्विसेज दी हैं या सेल ऑफ गुड्स की हैं? सर्विस. इस सर्विस इनकम इसकी माफ है. अच्छा, अगली बात. अब 47 मन अखरोट हमारे पास आ गए और 3 मन उसके पास चले गए. हम क्या करेंगे 47 मन अखरोटों का? हम बाजार जाके बेचेंगे. और वो क्या करेगा 3 मन अखरोटों का? वो भी बाजार जाके बेचेगा. तो क्या बाजार जाके बेचने पे जो पैसे आएंगे क्या वो भी माफ होंगे? यस, वो भी माफ है. जाहिर सी बात है, वो चीज़ उसको आप पहले माफ करो, बाजार में जाके बेचने पे टैक्स लगा दोगे तो उसका क्या फायदा फिर? तो वो जो बाजार में जाके आप बेचेंगे वो भी माफ होगी इनकम. तो पॉइंट 3 सिर्फ तमहीद बांधने के लिए आया है, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया, वरना पॉइंट 3 की कोई इधर रीजन नहीं थी. तो पॉइंट 3 ने जरा कंफर्म कर दिया कि अब जब इन चीजों को तुमने जाके बाजार में बेचना है ना, तो बाजार में जाके बेच दो, लेकिन एक शर्त है, इन चीजों को तुमने एज इट इज बाजार में जाके बेचना है. अखरोट पे सिर्फ ये काम हुआ हो कि इस पे खोल उतरा हो. अगर तुम अखरोट की गिरियां निकाल के कोई ड्राई फ्रूट का जो हलवे बना रहे हो, अगर वो काम करके तुम बाजार में बेचोगे फिर नहीं. बाजार में तुमने एज इट इज अखरोट बेचना है. हाँ, एक काम कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि तुम इसका खोल उतार सकते हो, इससे ज्यादा नहीं. यानी कि इस काबिल हो जाए कि बाजार जा सके. इससे अगर आगे के तुमने कोई काम करने शुरू कर दिए तो कहते फिर मैं तुम्हारी ये इनकम माफ नहीं कर सकता, सॉरी. तो एज इट इज अब आपने अखरोट को बेचने कुछ किए बगैर. हाँ, एक काम कर सकते हैं, विच इज नेसेसरी फॉर टेकिंग इट टू मार्केट. द सेल बाय कल्टीवेटर 47 मन जो आपके पास आ गया, 47 मन, एंड द सेल बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड 3 मन जो रिसीवर के पास है, वो जो मोहल्ले के लड़के गांव के जिन्होंने ये काम करके दिया. द सेल बाय अ कल्टीवेटर और सेल बाय अ रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द अखरोट. अखरोट अब आपने जाके बेचे, फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म्ड. इन पे कोई प्रोसेस नहीं हुआ. हाँ, एक हुआ होगा वैसे, अदर देन द प्रोसेस डिस्क्राइब अबव. वो कौन सा है? विच इज नहीं, खोल उतारना नहीं, विच इज नेसेसरी फॉर टेकिंग इट टू मार्केट, जो कि मार्केट में लेके जाने के लिए क्या था? जरूरी था. तो 2 में सर्विस इनकम माफ हो रही थी और 3 में सेल ऑफ गुड्स भी माफ है, सेल ऑफ प्रोड्यूस. लेकिन एक शर्त है, इस पे आपने कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना अनलेस ये एक्सेप्ट अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव. वो कौन सा था? विच इज नेसेसरी फॉर टेकिंग इट टू मार्केट. ओके, ये जी आपके लहलहाते खेत हैं. और ये उड़ते हुए आप इनको देख रहे हैं. अब आपने सोचा कि मैं ये लैंड किराए पे दे दूं, तो आपको वालिदैन ने साइड पे भेज दिया आला तालीम हासिल करने के लिए, और आपने किसी काले से बात की. आप खुद तो लाल है ना, आपने किसी काले से बात की, काले यार ये लैंड किराए पे ले लो और अब तुम यहां पर काश्तकारी करो. इसके साथ एक बिल्डिंग भी है, शायद एक बिल्डिंग भी है. अब आप आला तालीम हासिल कर रहे हैं, कभी टैक्स पढ़ रहे हैं, कभी FR1 पढ़ रहे हैं, कभी लॉ पढ़ रहे हैं. अब आप आला तालीम हासिल कर रहे हैं और आपको बैठे हुए किराया आ रहे हैं, किराया आ रहा है फ्रॉम लैंड और फ्रॉम बिल्डिंग. ये 7 लाख रुपया माफ है अगर 2 शराइत पूरी हो रही हों. वो हमने पहले पढ़ ली हैं. लैंड पाकिस्तान में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए. लेकिन ये जो आपको बिल्डिंग का किराया आ रहा है, लैंड के पास जो क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया आ रहा है, ये भी माफ है.
अगर 3 शर्तें पूरी हो रही हो, कल्टीवेटर इस बिल्डिंग को यूज करे, वो जो कल्टीवेशन नहीं करा पीछे से बंदा काला, वो इस बिल्डिंग को यूज करे, या हो सकता है कल्टीवेटर ने आगे कोई रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड रखा हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर भी तो हो सकता है, कल्टीवेटर सारे काम खुद तो नहीं कर सकता, तो या कल्टीवेटर उस बिल्डिंग को यूज करे या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड उस बिल्डिंग को यूज करे। दूसरी शर्त, वो बिल्डिंग लैंड के करीब हो, दूर नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, वो बिल्डिंग स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही हो। ये असल बात थी जहां से आपको बात समझ आई, वो बिल्डिंग स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही हो, वहां फसल स्टोर होनी चाहिए। अगर ये 3 शर्तें पाई जा रही हैं तो इस बिल्डिंग का किराया इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं जाएगा, इस बिल्डिंग का किराया इसी चैप्टर में रह के एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। तो जहां लैंड का किराए पे देना इज एग्जेम्प्ट, वहां बिल्डिंग का किराए पे देना इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट इफ 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। नंबर 1, द कल्टीवेटर or the receiver of rent in kind is using the building. Number 2, the building is in immediate vicinity of land. And number 3, the building is used as a storehouse. Building कैसे यूज हो रही हो? स्टोर हाउस के तौर पे। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं तो बिल्डिंग का जो किराया आपको मिल रहा है that is also exempt from tax. इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। और अगर एग्रीकल्चरल इनकम बन गई तो फिर फायदा क्या मिलेगा? बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ओन्ड का लफ्ज़ ना आपको कंफ्यूज करेगा, इसमें थोड़ी तफसील है जो हमारे स्कोप में नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा, बस आप ऑक्यूपाइड जहन में रख लें। हाँ, थ्योरी में आप ओन्ड का लफ्ज़ लिखाइएगा। बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर, इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल करें, पहली शर्त। दूसरी शर्त, बिल्डिंग इज लोकेटेड इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ स्टोर हाउस। स्टोर हाउस का एक मुश्किल सा नाम ड्वेलिंग हाउस और एक और मुश्किल सा नाम आउट बिल्डिंग, बहुत मुश्किल नाम है ये आउट बिल्डिंग। बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ स्टोर हाउस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड इन कनेक्शन विद द लैंड। लैंड के साथ कनेक्शन है, इस वजह से आप बिल्डिंग यूज करें। तो कितनी शर्तें पूरी होनी चाहिए? 3। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पेज 392, मुकरम इज चैप्टर 19, मुकरम इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन एयरमैन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो यहाँ नौकरी कर रहा है। अदर इंफॉर्मेशन, डायमंड रिंग बेची है, ये तो ज्वेलरी है ना, कैपिटल गेन के चैप्टर में चली जाएगी। इतना सा पढ़ लें और कंडीशंस देख के बता दें ये इनकम एग्जेम्प्ट है या टैक्स वाला। अगला पैरा नहीं पढ़ना। अच्छा, वैसे तो जी मुकरम नौकरी करता है, लेकिन मुकरम है 65 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन। इसको बैडीन नहीं पढ़ना आप लोगों ने, पाकिस्तान में है प्लीज़, बदीन। तो मुकरम है 65 एकड़ ऑफ लैंड इन बदीन एंड बिल्डिंग इन इमीडिएट विसिनिटी, और उसके करीब ही एक बिल्डिंग है। मुकरम ने 30 एकड़ ऑफ लैंड, बाकी का क्या बना वो भी छोड़ें, फिलहाल 30 एकड़ की बात करें। मुकरम ने रेंट आउट कर दी 30 एकड़ ऑफ लैंड। इसका मतलब है मुकरम बिजी बंदा है, वो तो एयरमैन में कमर्शियल मैनेजर है, तो उसके पास खुद तो काश्तकारी करने का टाइम नहीं था, तो उसने किसी बंदे को किराए पे दे दिया बिल्डिंग। तो मुकरम ने किराए पे दे दिए किसी को लैंड और बिल्डिंग, टू डाइनोनी दीनू, टू दीनू हु इज कल्टीवेटर, जो आप काश्तकारी करेगा। डाइनो यूजेस द बिल्डिंग एज अ स्टोर हाउस, दीनो इसको स्टोर हाउस के तौर पे यूज कर रहा है। मुकरम ने 7.5 लाख रुपया दीनू से लिया है और 3,25,000 रुपया दीनू से लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली, लैंड और बिल्डिंग की मद में। ओके, ये किराया किसका है? 7.5 लाख लैंड का।
और ये जो किराया है 3,25,000, ये किसका है? बिल्डिंग का। तो लैंड का किराया हो गया 7.5 लाख। रेंट देखें ऊपर, रेंट फ्रॉम लैंड कितने? इसके लिए ये शर्त है कि लैंड पाकिस्तान में हो और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो। तो बदीन पाकिस्तान में है और कल्टीवेटर ने ऑब्वियसली कल्टीवेशन ही करनी है, तो ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए 720 हो जाएगा एग्जाम। 3,25,000 बिल्डिंग का किराया स्काई ब्लू में, तो 3,25 पे ये 3 शराइत लगेंगी। इसको इस्तेमाल कराओ कल्टीवेटर, करीब हो और स्टोर हाउस के तौर पे यूज़ हो, तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इसको इस्तेमाल करे कल्टीवेटर, दीनू यूजेस द बिल्डिंग, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त एज अ स्टोर हाउस, और तीसरी शर्त इमीडिएट विसिनिटी। और अगर सवाल में ना भी लिखा होता तो हम एज्यूम कर लेते कि इमीडिएट विसिनिटी में है। तो ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए 3,25,000 इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखिए सोल्यूशन में ऐड करके लेस हुआ हुआ है या डैश डाल के इग्नोर हुआ हुआ है? देखें जरा सोल्यूशन में, जिनके पास नई किताबें हैं, पुरानी किताबों में डैश डला हुआ है, वो बेहतर नहीं है। नई किताबों में मैंने ऐड करके लेस किया है। कहाँ है? हाँ, ये वर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ऐड करके लेस करें। लेस क्यों किया? क्योंकि एग्जाम का। ऐड क्यों किया? इसलिए कि इनकम तो है ना हमारी, लेकिन अलग से नीचे जाके टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, ये एग्जाम्प्ट इनकम्स है ना, तो जैसे कुछ होता है, हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में, पेंशन माफ़ है, और भी कई चीज़ें पढ़ी थी हमने माफ़ है। तो अक्सर माफ़ चीज़ों को हम डैश डाल के लिखते थे। छोटी मोटी एग्जाम्पशन होती थी सैलरी के चैप्टर में, उनको हम डैश डाल के लिखते थे। लेकिन अगर चैप्टर 13 की एग्जाम्पशन हो ना, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है या और कोई एग्जाम्पशन हैं, तो बेहतर है उनको ऐड करके लेस कर दिया करें, वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो ऐड करके लेस कर देना इज़ बेटर फॉर एग्जाम्प्ट इनकम। लेकिन छोटी मोटी एग्जाम्पशन जो सैलरी के चैप्टर में होती थी, उसमें सैलरी का डाटा ही इतना होता था कि उसमें उसको हम डैश डाल के फारा कर देते थे बस। लेकिन इधर तो सवाल में है ही ये एडजस्टमेंट, और बड़ी मेन एडजस्टमेंट है, तो इसलिए इसको फिर ऐड करके लेस किया करें, ज़रा थोड़ा सा बेटर है। ओके, चलें जी, एक आखिरी लाइन और पढ़ लें और फिर बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। ये जी एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें मैंने जितना सोचवाया ना उतना ही सोचिएगा घर में जाके। इसमें कुछ चीज़ें आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करेंगे वो आपको और साइड पे लेके जा सकती हैं। दो चीज़ों को ना मैंने ब्रैकेट में डलवा दिया था, उन पे ना ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना। मैं ज़रा रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़ें। इधर कल्टीवेटर को मैंने ब्रैकेट में डलवाया था, इस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना आपने। इधर मैंने ओन्ड को ब्रैकेट में डलवाया था। बस अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे बाकी फिर रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा जी, रूल 11, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। तो शर्ट एंड टाई शॉप वाले सोचें कि हम धागा भी खुद ही बना लें और फैक्ट्री के साथ साथ क्या खरीद लें? लैंड खरीद लें। फैक्ट्री के साथ साथ क्या खरीद लें? लैंड। जिस लैंड पे कॉटन की फसल होगी ना, जिस लैंड पे कॉटन काश्त करें और फिर धागा बनाएं और फिर धागे से शर्ट्स बनाएं। तो ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप क्या क्या कर रहे हैं? इज यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। यानी जो आपकी फसल बन रही है उसको आप बाजार में नहीं बेच रहे, आप बल्कि अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी फैक्ट्री से भी आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं और एग्रीकल्चरल भी एक्टिविटी से भी आप कमाना चाह रहे हैं। यानी अपनी ही सस्ती चीज़ बन जाएगी ना फिर। अगर आप खुद चीज़ बनाएंगे तो सस्ती बनेगी, और अगर आप बाजार से धागा खरीदेंगे वो महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद कॉटन की फसल लगाएं और फिर धागा निकालें तो फिर तो आपको सस्ता पड़ेगा ना। तो इस वजह से शायद आपने ऐसा किया। तो इसका अभी न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि मुकरम ने भी ऐसी एक्टिविटी की है। वेयर शर्ट एंड टाई कंपनी is a cultivator
रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड भी ये काम शुरू कर देते हैं कई दफ़ा। यूजेस, हाँ वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है, लेकिन एक बेनिफिट उसको हमने देना है, वो अब मैं बताने लगा हूँ क्या। ये टैक्सेबल होगी इनकम, ये जो भी मैं निकालूंगा इसकी इनकम टैक्सेबल होगी। शर्ट एंड टाई शॉप जो शर्ट्स बेचेंगे वो टैक्सेबल है, लेकिन इनको वो जो फसल उसमें इस्तेमाल की उसका कुछ बेनिफिट मैं देने लगा हूँ, वो अलग है। वेयर अ शर्ट एंड टाई शॉप हु इज अ कल्टिवेटर एंड यूजेस कॉटन एज रॉ मटेरियल इन हिज बिजनेस ऑफ सेलिंग शर्ट्स, तो बिजनेस इनकम माफ नहीं होगी। देन बिजनेस इनकम विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, तो बिजनेस इनकम निकलेगी एज फॉलोज, टोटल इनकम लेस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस यूज्ड इन बिजनेस एज रॉ मटेरियल। इसको कर लेंगे। चलें जी, समझें क्या है। मुकरम इज also running a small rice husking unit. मुकरम एक राइस हस्किंग यूनिट भी चला रहा है। Through my online store alone, we've sold over $500,000. ये राइस हस्किंग यूनिट है। ये रॉ राइस है, रॉ राइस होगा। सफेद राइस नहीं दिखा रहा ये आ गया सफेद राइस। तो हस्किंग यूनिट में आप क्या करेंगे, रॉ राइस अपनी लैंड से लाएंगे और उसको सफेद राइस में कन्वर्ट करेंगे। पढ़ें। मुकरम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन। ही यूजेस द सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द हस्किंग यूनिट। जितनी भी इसकी रॉ राइस है ना, रॉ राइस वो सफ़ेद नहीं होगा, जितना भी इसका रॉ राइस है वो ले आता है हस्किंग यूनिट में, यानी फैक्ट्री में ले आता है, विच इज ग्रोन ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैंड। टोटल पोर्शन कितना था, टोटल लैंड कितनी थी, 65 एकड़। उसमें से 30 एकड़ इसने किस पे दे दी थी, किराए पे दे दी थी। बाकी 35 एकड़ पे खुद काश्तकारी कर रहा है, और काश्तकारी करके फसल बाजार नहीं बेच रहा, बल्कि रॉ चावल कहां लेके आ रहा है, अपनी फैक्ट्री के अंदर लेके आ रहा है, जहां रॉ राइस से व्हाइट राइस बनाएगा। मुकरम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन। He uses the entire agricultural produce in the husking unit which is grown on the remaining portion of land. During the year he brought 5000 kilo of raw rice. सफेद राइस या raw rice? He brought 5000 kilo of raw rice from land to factory. लैंड से कहां ले आया, बाजार में बेचा या लैंड से फैक्ट्री में ले आया। अच्छा, अब कुछ बच्चे समझते हैं कि ये लाना ना
रॉ राइस को वाइट राइस में कन्वर्ट करना ये बाज़ार लेके जाने के लिए ज़रूरी है। भाई नहीं, ऐसा नहीं समझना, बिल्कुल ना, ऐसा नहीं समझना। रॉ राइस को सफ़ेद करना बाज़ार लेके जाने के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये बात अपनी जगह कि आप बाज़ार से जाके सफ़ेद राइस ही ख़रीदते हैं, आपने रॉ राइस देखा नहीं होगा शायद कभी। लेकिन असल में फसल वाले करते क्या है, फसलों वाले रॉ राइस बनाते हैं और रॉ राइस बना के बाज़ार में फैक्ट्रीज वालों को बेचते हैं और वो एज इट इज बेचते हैं विदाउट एनी प्रोसेस, वो एज इट इज बेचते हैं और फिर आगे उनको सफेद वो लोग करते हैं। इसका मतलब है अगर आप मार्केट के अंदर बड़ी क्वांटिटीज में खरीदने चले जाएं रॉ राइस तो आपको रॉ राइस में मिल जाता है, लेकिन वो रॉ राइस आपको इसलिए नजर नहीं आता कि आम दुकानों पर रॉ राइस नहीं मिलता। तो रॉ राइस इसलिए बड़ी क्वांटिटीज में फसल वालों से आप खरीद सकते हैं और वो जो फसल बेचने वाला है उसके लिए जरूरी नहीं है इसको सफेद में कन्वर्ट करना। वो तो खोल उतारने की तरह आसान काम नहीं है, इसके लिए तो पूरी पूरी फैक्ट्रीज लगानी पड़ती हैं। तो वो जो बाजार में बेचने के लिए जरूरी है वो तो आसान सा काम होता है जो कोई भी किसान किसी से करवा ले, लेकिन ये तो एक पूरी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है रॉ राइस बाजार में बिकता है, सफेद चावल के अलावा वाला वो बाजार में बिकता है। नॉर्मली बाजार में लेके जाने के लिए कोई जरूरी नहीं उसको सफेद में कन्वर्ट करना। हाँ, अगर आप अपनी ही फैक्ट्री बना ले तो वो आप रॉ राइस उस फैक्ट्री के अंदर ला सकते हैं और लाके उस फैक्ट्री में उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाइट चावल के अंदर। During the year he brought 5000 kilo of raw rice from his land to unit of husking. He would have earned 2500 per 40 kilo of rice had he sold it directly in market. अगर वो मार्केट में बेच देता तो 2500 रुपए उसे मिलते कितने चावल के, 40 किलो रॉ राइस के उसे कितने मिल जाते, तो 40 किलो रॉ राइस के 2500 रुपए मिल जाते। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं 5000 किलो रॉ राइस लाया हूं, इसके 40-40 वाले सेट बना लूं, 40 किलो एक मन होते हैं ना, इसके 40-40 वाले सेट बना लूं या ये 2500 को कुछ 40 के साथ खेल के 1 किलो बना लूं। 1 किलो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान हो जाएगा, बजाय कि आप 5000 को 40 पे तकसीम करके किसी नतीजे पे पहुंचे। मेरे ख्याल से 2500 रुपए के 40 किलो हैं, तो ये देख लें 1 किलो कितने के हैं। तो जरा 1 किलो बताएं कितने के हैं, 1 kg। 2500 के 40 किलो हैं तो 1 किलो चावल कितने के हैं, 62.5। अब प्लीज क्लास के बाद आपने आके मेरे से ये नहीं पूछना कि मैंने तो ईद पे जो पुलाव बनाना था मैं तो 200 रुपए किलो चावल लेके आया हूं, ये कौन से 62 वाले चावल मिल रहे हैं, मुझे भी बताएं, मैं भी मुकर्रम से मिलूं। भाईजान ये चावल नहीं मिल रहे, ये रॉ राइस है। रॉ राइस सस्ता मिलता है, रॉ राइस है। तो रॉ राइस कितने के बाजार में जी, 62.5 का। इसी वजह से खरीदना पड़ा या अपनी ही लैंड से ले आया होगा, अपनी ही लैंड से ले आया होगा। His sales from rice husking unit stood at 8,60,000। ये क्या चीज होगी, वो जो एंड पे बोरियां नहीं डायग्राम में तस्वीर में वीडियो में आपको नजर आई थी, बोरियों में जो चावल हैं वो इसने बाजार में बेचे कितने पैसे कमाए, वेयरएज अदर खर्चे इसके कितने हुए, 10,000। तो अब नॉर्मल जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का जिस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व होता था, नॉर्मल आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सेल इसकी फैक्ट्री की कितनी है, 8,60,000। लेस क्या करते थे आप, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसा तो कुछ सवाल ने बताया नहीं कि ओपनिंग कितना है क्लोजिंग कितने है, तो सारा का सारा जो परचेज हुआ होगा, वैसे परचेज हुआ है जो प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, तो सेल्स में से परचेज माइनस करें या जो प्रोड्यूस हुआ वो माइनस करें। कितने किलो प्रोड्यूस हुआ है, 5000 किलो प्रोड्यूस हुआ है। 1 किलो कितने के, नहीं 40 किलो को आप छोड़ दें, अब बस 1 किलो कितने का, 62.5, 312.5। और इसके अलावा अगर कोई खर्चे हुए हों तो वो भी बता दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा कोई खर्चे हुए हों कितने, कल तक बता दीजिएगा। 537 पॉइंट, इसे भी ऐड करके लेस करना है, इससे भी ऐड करके लेस करना है, इसको ऐड करके लेस नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये तो व्हाइट चावल बाजार में बेचा जा रहा है और ये तो आपकी पूरी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और फैक्ट्री लगा के आप प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो इट इज नॉट एग्री। बताएं, फैक्ट्रीज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, नो फैक्ट्री इज नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एट ऑल। वो जो लैंड के ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही थी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ये नहीं है। कौन सा चैप्टर है, पेज था 424। तो ये देखें, ये सिर्फ ऐड हो रहा होगा, ये 527 ये ऐड हो रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे।
557,500 नोट कर लें। अच्छा एक ज़रा लॉजिक सुन लें पहले, 1 मिनट। ये एक सवालिया निशान है, आप मुझे बताएं लॉ मेकर ने इस कैलकुलेशन में टैक्स पेयर को फायदा दिया या नुकसान दिया? भाई छोड़ दें, बाद में नोट कर लीजिएगा, मेरी बात का जवाब दें, क्योंकि कल की सारी क्लास इसी बात पे बेस करनी है। लॉ मेकर ने टैक्स पेयर को फायदा दिया या नुकसान दिया? फायदा क्या दिया बताएं? एक बार याद रखिएगा, इसका जो खर्चा है ना वो 62.5 नहीं होगा, इसका खर्चा बहुत कम होगा। इसने जो रॉ राइस बनाया होगा ना वो 5000 किलो, शायद इसको 20-25 रुपए में इसने बना लिया हो। क्यों? इसने तो क्या किया होगा, इसने सिर्फ को मजदूर रखे होंगे, उसको पैसे दिए होंगे खेतों में, किसानों को आप कह सकते हैं। इसी तरह जैसे वो बंदे भी नजर आ रहे थे धोतियां पहन के काम कर रहे थे, उनको कोई पैसे दिए होंगे इसने। इसके अलावा कोई ट्यूबवेल वाले को कोई पानी के पैसे दिए होंगे, कोई थोड़े बहुत सुंडी मार स्प्रे खरीदे होंगे, और अल्लाह की तरफ से वो फसल इतनी बड़ी होगी कि इसने कई लाख कमा सकता था, लेकिन इसने बाजार में नहीं बेची, अपने इसने ही फैक्ट्री में इस्तेमाल कर ली। क्या मुझे बताएं इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 62.5 या 62.5 इस चीज़ की मार्केट वैल्यू है? मेरे ख्याल से जो इसने प्रोड्यूस किया है वो शायद 20-25 रुपए पर किलो प्रोड्यूस कर लिया हो, क्योंकि इसने तो मुलाजमीन को तनख्वाहें और पानी शानी का बिल दे के इसने गुजारा चला। लेकिन लॉ मेकर इतना बड़ा बेनिफिट दे रहा है, कहते हैं अगर तुम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इस्तेमाल कर लो अपनी फैक्ट्री में, तो मैं तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम तो माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बाजार बेच ही नहीं रहे। जब बाजार बेच ही नहीं रहे ये चीज, तो फिर मैं माफ क्या करूंगा? हाँ, लेकिन एक फायदा तुम्हें दे देता हूं कि तुम्हारा एक्चुअल खर्चे की बजाय मार्केट वाला खर्चा तुम्हें माइनस करने दूंगा। और इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर ये खुद ना बनाता, समझ रहे हैं ना, अगर लैंड में खुद काश्त ना करता रॉ राइस, तो बाजार से खरीदता, तो बाजार से कितने में मिलता? तो अभी खुद ही इसने बना लिया है, फिर भी इसको कितना माइनस करने दें? 62 में। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। वो तो प्रोसेस मार्केट में लेके जाने के लिए जरूरी नहीं था, वो तो आप एज इट इज बेच रहे थे, वो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे थे एज अ रॉ मटेरियल। अगर वो करें तो फिर तो आप वही वाला कॉन्सेप्ट सारा आ जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, और उधर भी फिर आपको उसी तरह सेल ऑफ हलवे में से माइनस कर दें बाकी सारी चीज। ठीक है, ओवर। बस ये जी ना ये नहीं भाई, ये नहीं पढ़ना, ये तो मैंने कल पढ़ाना है। ये लाइन तो आपको गलत मतलब दे देगी, ये लाइन आगे नहीं पढ़ना आपने, आगे पढ़ेंगे तो ये वाला कल पढ़ेंगे। वेयर अ पर्सन हु इज अ कल्टिवेटर और सीवर ऑफ रेंट एंड काइंड यूजेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल, वेयर अ पर्सन हु इज कल्टिवेटर यूजेस प्रोड्यूस एज अ in his business of selling shirts, then business income shall be computed and ये इनकम टैक्सेबल है, माफ नहीं होने लगी। टोटल इनकम यानी सेल वगैरह माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, ये एक्चुअल कॉस्ट या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है यार, ओवर कर दो। अच्छा बात सुने, वो जो 2 न्यूमेरिकल दिए थे आपको, वो कर लिए होमवर्क में जो दिए थे? पार्ट बी नहीं अटेंड किया तो फिर आगे 2 न्यूमेरिकल कहाँ से होमवर्क वाले किए होंगे? तो वो कर लीजिएगा 2 सवाल, फिर किसी दिन कर लेंगे उनको डिस्कस। ठीक है, ख़त्म करो।